Hello, students. Today we are going to start with our new poem, that is an essay on criticism by Alexander Pope. In BA Part First, English Literature, this is the last poem prescribed for our studies. We have started with Edmund Spenser, and the first poem was Ice and Fire. Then we read William Shakespeare, To Be or Not to Be, and the other poem by Shakespeare was Went to the Sessions. Then we read John Donne, Death Be Not Proud. हेनरी वॉगन की पोएम पढ़ी हमने, द रिट्रीट. एंड्रयू मावल की पोएम पढ़ी हमने, थॉट्स इन अ गार्डन. जॉन मिल्टन की दो पोएम्स, एक सोनेट हमने पढ़ी, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, और दूसरी पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में से एक्सट्रैक्ट पढ़ा, इसका टाइटल था लूसीफर इन हेल. उसके बाद हमने ड्राइडन की दो पोएम्स पढ़ी हैं, जिसमें से शेडवेल एक बहुत छोटी सी पोएम थी, सटायरिकल पोएम थी, नॉनसेंसिकल पोइट्री पे. देन अलेक्जेंडर फीस्ट हमने लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें मैंने आपको अलेक्जेंडर फीस्ट के बारे में बताया, जिसके हमने 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें पहले में मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, उसकी सिनॉप्सिस के बारे में बताया था, समरी के बारे में, फिर एनालिसिस और पोएम को लिया था. अलेक्जेंडर फीस्ट के साथ हमारा ड्राइडन की पोएम ख़त्म हो गई. उसके बाद लास्ट जो हमारे पोइट्री पार्ट में रह गए हैं पढ़ने के लिए, वो हैं अलेक्जेंडर पोप, और उनकी जो पोएम है, टाइटल ऑफ द पोएम इज़, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रैक्ट, इट इज़ द एसे फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. जो पोएम का टाइटल है वो क्या है, फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. अब आप सोचेंगे पोएम है और एसे की बात कर रहे हैं, एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म. सो यहाँ कुछ पोइट ने, अलेक्जेंडर पोप ने हमें कुछ सीख दी हैं, हमें बताया है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन. एक अच्छा क्रिटिक कैसा होता है, एक अच्छी जब हम पोएम लिखते हैं तो उस पोएम में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा. तो जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, एक तरह की एक लॉन्ग पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जहाँ पोएम जो है वो स्टार्ट हो रही है, लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरेरियन स्प्रिंग. अब यहाँ पर ये जो पायरेरियन स्प्रिंग है, जो नॉलेज का स्प्रिंग माना जाता है, फाउंटेन माना जाता है, फव्वारा, जहाँ से निरंतर ज्ञान का पानी निकल रहा है, उसको आप पी लेंगे तो आप बिल्कुल ज्ञानी हो जाएंगे, लाइक दैट. तो जो कह रहा है कि जब तक आपने उस ज्ञान के झरने से पानी नहीं पिया है, यानी आपने अपना नॉलेज अपडेट नहीं कर रखा है, तब तक किसी चीज़ में घुसना, किसी चीज़ के बारे में बात करना बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है. कई बार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे ही किसी चीज़ में कूद पड़ते हैं. तो ऐसा प्रोवर्ब यूज़ किया जाता है, दैट आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. इसीलिए वो कह रहा है कि ड्रिंक डीप, जहाँ तो बहुत गहराई तक उसको, ड्रिंक डीप का मतलब है बहुत सारा उस पानी को आप जब पी लोगे, आप उसको अच्छे से टेस्ट कर लोगे, है ना. और टेस्ट नॉट द पायरेरियन स्प्रिंग, पायरेरियन स्प्रिंग के पानी को टेस्ट करने सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के दिस स्प्रिंग इज़ फ्लोइंग और मैं उसमें पी लूँ, यानी मैं कहूँ कि मैंने तो एक मोटी सी किताब देखी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगी मुझे वो किताब, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक लग रही थी, तो मैं उसके टाइटल से बहुत प्रभावित हो गया, उसके कवर से प्रभावित हो गया. बहुत ही ग्लॉसी कवर था, बहुत अच्छी मोटी बुक थी, है ना. और राइटर का नाम जो है सुना हुआ था मैंने, बहुत ही ज़्यादा लर्नेड राइटर है, तो इसलिए मैं कूद पड़ा. तो दैट्स वाई यहाँ जो सीख दी है सबसे पहले पोइट ने, वो ये है कि जब हम अल्प ज्ञान रखते हैं तो वो हमें अक्सर मुसीबत में डाल देता है. किसी चीज़ के बारे में जब तक आपको फुली नॉलेज ना हो, तब तक उस
के बारे में कुछ भी कमेंट करने से, बोलने से आपको बचना चाहिए। तो ये जो पोएम है ये वन ऑफ द मोस्ट कोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कोटेड पोएम है, जो कि आपको एक इंसाइट का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को आंतरिक रूप से उसके बारे में डीपली जानते हैं कि पोप्स के क्या बिलीव्स हैं, उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या विश्वास हैं, एंड इनटू द कल्चर इन विच पोप वाज राइटिंग, और किस कल्चर, किस विधा के साथ पोप जो है जिस समय पोएम्स लिख रहे थे तो किस विधा का यूज़ हो रहा था। क्योंकि आप टाइटल से आपको लगेगा कि ये कोई ऐसे है क्रिटिसिज्म पर, बट बेसिकली इट्स अ पोएम। एंड जो पोएम है he was writing during what he now called the Enlightenment era, यानी अलेक्जेंडर पोप जब ये पोएम लिख रहे थे 1688 से 1744, ये टाइम पीरियड है अलेक्जेंडर पोप का, जब जिसको ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज के ये पोइट हैं। तो ही वॉज राइटिंग ड्यूरिंग वॉट ही नाउ कॉल द एनलाइटनमेंट इरा। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जब हमारे ज्ञान का उदय होता है। एनलाइटन यानी हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। इरा कहते हैं युग को, यानी ऐसा युग जिसमें हर प्रकार की एनलाइटन राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, जो एम्फेसाइज करते हैं कि एनलाइटनमेंट पे, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस की बात हो रही है, रीज़न की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है। रीज़न कहते हैं तर्क। एंड क्लेम दैट द वर्ल्ड इज़ नोएबल एंड टेस्टेबल। तो ये जो एनलाइटनमेंट इरा है इसमें आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो ये संसार है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान है जिसको जानने योग्य है, नोएबल है और टेस्टेबल है, और उस पर हम टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और इसी एनलाइटनमेंट इरा में, मॉडर्न साइंस के इस इरा में कई सारे अजम्पशंस भी हैं जो हमारे कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ रीज़न वर डेवलप्ड। ये जो सिस्टम आया रीज़न का, लॉजिक का, रीजनिंग का, तर्क का, वो उसका काफ़ी विकास हुआ। एंड दिस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्साइटमेंट दैट सराउंडेड द चेंजेस ब्रॉट टू कल्चर थ्रू द एनलाइटनमेंट आर सेंट्रल टू एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये जो आपकी पोएम है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें हम वही एक्साइटमेंट, वही कॉन्टेक्स्ट, वही कल्चर में जो एनलाइटनमेंट, जो जागरूकता आई थी, उसके बारे में ही जानते हैं, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज़ ब्रोकन इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। अब आप जब पोएम को देखेंगे तो जो पोएम है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी जो आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है और वो अपनी बात ख़त्म कर रहा है जहाँ तक, तो एक लंबे अंतराल के बाद वो बात ख़त्म हो रही है, कंप्लीटली वो ख़त्म हो रही है बात। तो यहाँ पॉइंट्स आउट दैट ईच क्रिटिक हैज़ हिज और हर ओन ओपिनियन। इफ़ अप्लाइड इनकरेक्टली क्रिटिक कैन एक्चुअली सेंसर अ टैलेंटेड राइटर। हर क्रिटिक की अपने खुद के व्यूज़ हैं, और अगर हम उसकी बात को समझे बिना उसको अपनी पोइट्री में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इनकरेक्टली, तो क्या होता है, आप पर सेंसर लग सकता है, आपकी पोएम्स को बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पोप जो है वो ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक क्रिटिक ऑनेस्ट है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एनवी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो क्लैरिटी है उसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप्ड है, तो क्या होगा, वो एक वाइज क्रिटिक होगा। तो जो ग्रीक्स थे उनको पोइट्री की अंडरस्टैंडिंग थी उनके अंदर, उन्होंने नेचर के जो रूल्स हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उनको फॉलो किया, पोप ऐसा कहते हैं। और जो हमारे समय के जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जो कविताओं पर टिप्पणियाँ करते हैं, उनसे भी वो ये कहना चाहता है कि उनको भी उन्हीं की तरह, ग्रीक राइटर्स की तरह काम करना चाहिए। तो ये तो आपका पोएम का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट के अंदर पोइट कह रहा है कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वो एक अपने अंदर एक बैड जजमेंट की जो हैबिट है ना। बैड का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में बहुत बुरा कहते हैं,
हमारा जो जजमेंट है वो हम उसको अच्छे से जज नहीं करते, पर हम उस पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन कर लेते हैं। और वो कहता है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो क्या होता है? प्राइड। हमारे अंदर छिपा हुआ गर्व, हमारा अहम। हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और इसका रीज़न ये होता है कि हम अपनी खुद की गलतियाँ नहीं जानते, अपनी खुद की लिमिटेशंस नहीं जानते, और हम दूसरों पे कमेंट कर देते हैं, दूसरों में गलतियाँ निकालने लगते हैं। तो वो कहता है, इसीलिए वो क्रिटिक्स को जो कुछ भी ज्ञान दे रहा है, इसी को लेकर उसने ये ऐसे लिखा है क्रिटिसिज्म पे, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। यानी ये पोएम जो है बेसिकली ये एक गुड क्रिटिक को कैसा होना चाहिए, किन किन बातों को उसे फॉलो करना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखकर ये पोएम लिखी गई है। तो वो कहता है कि जो क्रिटिक्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करके उन कन्वेंशंस, वो प्रथाएं, वो नियम जो उनको पास डाउन, यानी जो उनको मिलते आए हैं, यानी उनको अपनी सक्सेशन से मिले हैं, उत्तराधिकार में मिले हैं, आगे पहले उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने जैसा किया वो वैसा ही सेम उसी पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो मास्टर्स ऑफ पोइट्री थे, जिन्होंने जिस तरह का क्रिटिसिज्म किया उसी को वो पास आउट किया, उसी की पालना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोप जो है ऐसे क्रिटिक्स को वॉर्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो क्रिटिक जो है उसको कभी भी रूल्स और कन्वेंशंस का स्लेव नहीं बनना चाहिए। यानी आंखें बंद करके आप लिखी हुई बातों को या अपने मास्टर्स की कही हुई बातों को दोहराने लगें या उसी पर लकीर पीटने लगें, उसी पे चलने लगें, तो ये गलत होगा। क्योंकि वो कहता है कि जो एक ऑथर है उसको कभी भी अपनी पॉपुलैरिटी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऑथर्स इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि जो क्रिटिक होता है वो उस ऑथर के वर्क को बिना पढ़े बिना जाने ही उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ देने लग जाता है, अप्रिशिएट करने लगता है। तो एक्सट्रीम्स को वो भूल जाता है और उससे फैसिनेट हो जाता है। जो एसेंशियल ट्रुथ है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। तो वो एसेंशियल ट्रुथ दैट ब्यूटी एंड गुड पोएट्री आर मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देयर पार्ट्स। एसेंशियल ट्रुथ क्या है? हम ब्यूटी किसे कहेंगे? वो कहता है, यहाँ उसने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है। ब्यूटी जो है वो केवल हाथों की ब्यूटी या आँख की ब्यूटी या होठों की ब्यूटी या फेस की ब्यूटी नहीं होती है। इन टोटलिटी जो चीज़ होती है दैट इज़ ब्यूटी, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी आँखें सुंदर है, उसकी नाक सुंदर है, उसका मुंह सुंदर है। मतलब अगर हम उसके बॉडी पार्ट्स को एक एक करके अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल ह्यूमन, उसी पूरे उस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि भाई उसकी आंखें सुंदर हैं, दैट्स इट, वो सुंदर है। नो 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 नो, उसकी आंखें सुंदर है। अरे भाई, जब उसकी आंखें सुंदर होंगी, उसका मुंह सुंदर होगा, उसकी नाक सुंदर होगी, ओवरऑल जब वो सुंदर होगा तभी तो उसे सुंदर कहोगे आप। अदरवाइज तो कहने का मतलब ये है कि जो पोइट्री है उसके कुछ पार्ट्स पर आप कमेंट करके उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दो या उसको ऑल टुगेदर अपहेल्ड कर दो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमें सारे पार्ट्स को कंबाइन करके ओवरऑल टोटलिटी में उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है उसको देखना है। केवल हमें पार्ट्स पर ध्यान नहीं देना है। तो इसीलिए थर्ड पार्ट जो पोएम का है उसमें पोएट जो है यानी पोप जो है क्रिटिक्स के लिए कुछ विजडम की बातें बता रहे हैं, कुछ बुद्धिमानी की बातें बताते हैं। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमिलिटी है और डीपली स्टडी करना है, पर्टिकुलरली पोइट्स को, क्रिटिक्स को जो है, जब किसी पोइट की पोइट्री पे कमेंट कर रहा है तो वो पहले उस पोइट को भी अच्छी तरह समझे, फिर उसकी पोइट्री को अच्छी तरह समझे और फिर नेचर को फॉलो करे। लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिक्स के अप्स एंड डाउन्स की भी वो बात करता है। क्योंकि जो ग्रीक कल्चर थी कि उसके अंदर ये बताया गया था कि जो अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस बाय द ग्रीक्स एंड रोमन वाज लॉस्ट, है ना, उसका कोई इतिहास आपको लिखित रूप में नहीं मिलता है, वो सब खो चुका है। इसलिए फिर से एक बार उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इसीलिए पोइट कहता है कि
जब अपनी पोएम स्टार्ट कर रहा है दैट लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, तो बैड राइटिंग जो है वो भी उतनी डेंजरस नहीं है जितना कि बैड क्रिटिसिज्म। ओके, तो बेसिकली बैड राइटिंग से उसका मतलब ये है, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि बिकॉज वो किसी पोइट्री की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि राइटिंग से इतना डेंजर नहीं है, राइटिंग से इतना कोई नुकसान नहीं होने वाला है, राइटिंग से नुकसान नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि आप अगर कोई बैड क्रिटिसिज्म, कोई बैड वर्ड किसी पोएम के बारे में बोल दोगे, किसी पोइट के बारे में बोल दोगे, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि हर आदमी जो है अपने आप को जज मानता है, उसे लगता है कि वो जो कह रहा है वो राइट है, सच है। लेकिन ये जो जजमेंट का जो पावर है, ये हमारी रॉन्ग एजुकेशन से स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और नेचर जो है, इसलिए वो कह रहा है कि नेचर की हेल्प लो, नेचर की तरफ देखो। नेचर जो है वो कैसी है? अनएरिंग एंड ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अनएरिंग का मतलब अर होता है, ERR, अर इज टू कमिट अ मिस्टेक। अर का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई गलती करना। लेकिन नेचर कैसी है? वो अनएरिंग है, यानी नेचर में आपको कहीं कोई कमी, कहीं कोई गलती, कहीं कुछ इट्स लैकिंग नज़र नहीं आती है, वो हमेशा सेम रहती है। इसलिए कह रहा है कि नेचर जो है इट इम्पार्ट्स लाइफ, फोर्स एंड ब्यूटी टू एवरीथिंग। हर जीवन के हर कोने में वो जीवन भरती है, फोर्स, ताकत डालती है, ब्यूटी देती है हर चीज़ को। तो कहने का अर्थ ये है कि नेचर जो है वो सोर्स और एंड और टेस्ट है आर्ट का। और आर्ट जो है उसकी सारी असेंशियल क्वालिटीज़ जो हैं वो हमें उसे कौन प्रदान करते हैं? नेचर। तो जो विट और पावर ऑफ जजमेंट है वो दोनों ही असेंशियल हैं किसी के लिए? फॉर क्रिएशन ऑफ ग्रेट आर्ट एंड क्रिटिसिज्म। तो इसलिए जो एंशियंट मास्टर्स ने, इसलिए वो कह रहा है कि जो रूल्स बनाए थे दे वर बेस्ड ऑन नेचर। इसलिए उसने उसके कारण भी बताया कि जो पहला कॉज जो था जिससे आदमी गलती करता है जजमेंट में, वो होती है उसकी प्राइड। क्योंकि जो फुलिश लोग होते हैं दे आर ऑलवेज प्राउड, उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। और इसीलिए वो कह रहा है कि जो किसी पोएम का जजमेंट जब कोई क्रिटिक करता है तो वो उसके म्यूज़िक के बेस पर, इसमें स्मूथनेस, उसकी ट्यून्स के बेस पे करने की कोशिश करता है। तो उसका जो ये एनालिसिस है ये गलत हो जाता है, बिकॉज वो इक्वल नंबर्स ऑफ सिलेबल्स पर ध्यान नहीं देता है, हर लाइन के इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स पर ध्यान नहीं देता है। और इसीलिए उनको कुछ पोएम्स जो हैं बड़ी बोरिंग, डल, मोनोटोनस सी लगती हैं। तो इसलिए एक अच्छी पोएम कैसी होती है? जिसमें विगर भी हो और स्मूथनेस भी हो, यानी उसमें विगर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत, मतलब वो पावरफुल भी होनी चाहिए, और उसमें एक स्मूथनेस भी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको वो बोरिंग लगने लगे या आपको ऐसा लगे कि अरे क्या क्या कह रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइक दैट। और जब विगर और स्मूथनेस होगी पोइट्री में, जिस पोइट ने उसे लिखा है, तो हु हैव लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग वेल, उसने बाय चांस नहीं लिखा है, उसने वो उस आर्ट को सीखा है, फिर उसने लिखा है। तो एक गुड पोएम जो है, इट शुड साउंड इको द सेंस। जो साउंड है वो सेंस, साउंड के अंदर इको करना चाहिए, गूंजना चाहिए उसका सेंस, उसका भाव। जो सॉफ्ट साउंड्स होते हैं वो जब पोएट जेंटली बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे ज़ेफायर ब्लोइंग। ज़ेफायर इज़ द विंड, वेस्ट विंड, इसको ज़ेफायर कहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ठंडी ठंडी बयार चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जब हम पोएट बात कर रहा है सॉफ्ट साउंड में, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो आपको बहुत सुहावनी लगती है। लेकिन जब पोएट लाउडली बोलता है, लाउड वेव्स की बात करता है, लैशिंग द शोर, जो ज़ोर ज़ोर से थपेड़े लग रहे हैं लहरों के, है ना, समुद्र किनारे, तो जो वर्ड्स यूज़ करता है वो कैसे होने चाहिए? दे शुड बी रफ, दे शुड बी होर्स। वहाँ सॉफ्टनेस, वहाँ पर डेलिकेसी काम नहीं आएगी। तो
इसका एग्जाम्पल उसने, जैसे हमने ड्राइडन की पोएम पढ़ा था जिसमें हमने टिमोथियस की बात की थी, तो टिमोथियस का जो म्यूज़िक था वो कहता था, साउंड जो है इको करती थी सेंस को, यानी वो जैसा भाव, जैसी तरंग छेड़ता था वैसे ही उसके अलेक्जेंडर के भाव बदल जाते थे, और उसका जो म्यूज़िक था वो कैसी भी इमोशन को क्रिएट कर सकता था, लाइक। तो उसी तरह से पोइट्री जो है वो उसका भी इम्पैक्ट सुनने वालों पे, पढ़ने वालों पे वैसा ही होना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर पोप जो है वो भी यही बात करने की कोशिश कर रहा है अपनी पोएम के थ्रू, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में। और इस पोएम के अंदर ये बहुत ही सारी ग्रीक वर्ड्स को, जैसे पैरिडियन स्प्रिंग जो है ये हिपोक्रेन ऑन माउंटेन हेलिकन होम ऑफ म्यूजेस, जो म्यूजेस कहते हैं कविताओं की का घर माना जाता है माउंट ओलंपस। यहाँ पर सारे गॉड्स रहते हैं, सेक्रेड गॉड्स। फाउंटेन सेक्रेड फाउंटेन है, वो पवित्र झरना है जहाँ से पानी निकलता है और उसको पीने से सबको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब हम वो बात कर रहा है कि द वर्ड्स जस्ट वंडर, जितनी भी वंडरफुल थिंग्स हैं वर्ड की, होल वर्ड एक्सप्रेस इट्स एडमिरेशन। जब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है इसको देखकर, उसकी रोम का जो डोम है उसको देखकर वो कह रहा है, यहाँ पर वो बात कर रहा है पैंथियन एट रोम, सेंट पीटर्स का जो चर्च है उसको देख के बात की गई है कि वो जो फेमस कैथेड्रल है रोम का, वो कोई एक दिन में नहीं बन गया था। यानी आप जब उसकी बात करोगे तो किसी सिंगल पार्ट को डिस्क्राइब करके अलग अलग से आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इन टोटलिटी में जब आपने पूरे का पूरे उसको देखा तो आप कहोगे कि हाँ, नो डाउट सेंट पीटर्स का वो रोम में बना हुआ वो जो चर्च है, जो कैथेड्रल है, नो डाउट वो संसार में सबसे अद्वितीय है, सबसे सुंदर है। तो इसलिए सिंगल पार्ट्स को की बात करके हम एडमिरेशन नहीं कर सकते। किसी चीज़ की अप्रिसिएशन करनी है तो यूनाइटेडली टोटलिटी में करनी होगी। और वो टोटलिटी कैसी होनी चाहिए? एवरीथिंग इज़ वेल प्रपोर्शनड होना चाहिए, ताकि जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें एक यूनिटी एज अ होल दिखाई दे, उसमें एक पूर्णता दिखाई देनी चाहिए, है ना। तो इस बात को उसने बताया है इस पोएम के अंदर। तो होल का मतलब यहाँ पर है कि द पार्ट डिपेंड्स फॉर इट वेरी एग्जिस्टेंस ऑन द होल, बिकॉज इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ होल। होल पर जो पार्ट है वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो होल है वो किसका पार्ट जो है वो होल के अंदर से ही निकलता है। जो पूर्णता है वो थोड़ा 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 चल करके जब चीज़ें मिलती हैं तो एक पूर्ण चीज़ बनती है, एक होल चीज़ बनती है। मेन थिंग इज़ दैट। तो इसलिए यहाँ पर पोइट जो है वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जो क्रिटिक है उनको इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही पोइट्री पर किसी तरह का कोई कमेंट करना चाहिए। तो इसी बात को बताते हुए उसने इस पोएम का एंड किया है कि जो आर्ट है शुड इमिटेट नेचर फॉर फॉलोइंग द रूल्स। क्लासिकल राइटर्स और ग्रीक और रोम के जो राइटर्स हैं वो हमारे क्लासिकल मास्टर्स हो सकते हैं। नेचर को उन्होंने वैसा ही का वैसा इमिटेट किया है, इसलिए हमको उन राइटर्स को अच्छा सीखना है तो उन्हीं को फॉलो करना होगा। और इन बातों को समझाते हुए जो पोप हैं उन्होंने अपनी पोएम का एंड किया है। थैंक यू सो मच।